हेलो गाइस, स्वागत है इंडिया के फाइनेंस एजुकेशन चैनल पांडे सर पाथवे से। मैं विवेक पांडे स्वागत कर रहा हूँ इस क्लास में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमने बताया था कि आरआरबी पीओ का क्लर्क और बेंस का पेपर है हमारे लिए। इसी के लिए सिलेक्शन सीरीज मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है। रोजाना रात 9 PM पे आती है ये सीरीज। आज का डेज 2 है। और इससे पहले मैंने कल के डेज में क्या अपलोड किया था, कल मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड कर दिया था। 2020 में जो पेपर हुआ था वो मेमोरी बेस्ड पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। उसे भी अच्छे से जरूर देखना, क्योंकि आपको डिफिकल्टी ऑफ लेवल पेपर क्या होगा उससे वो आपका क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बीच बीच में हम टॉपिक भी अपलोड करेंगे, साथ ही साथ हम ये प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड करेंगे। और रोजाना हमारा ये जो चल रहा है सीरीज, ये भी आपको टिल एग्जामिनेशन तक चल रहा है। ठीक है, करना कुछ नहीं, बस आपको रेगुलर मेरे साथ बनना है। और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लोगों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दें। डेली यहाँ पे 30 प्रश्नों की सीरीज चलती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रोजाना ये शो है, रात 9 बजे चलती है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। गाइस, पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर दैट आर नॉन एज अ नंबर क्रंचर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जिसे नंबर क्रंचर कहा जाता है। नंबर क्रंचर कहने का मतलब है जो मल्टीपल, बहुत सारे नंबर को एक साथ कैलकुलेट कर सकता है। ऐसा कंप्यूटर जो बहुत सारे नंबर को, यानी बिगेस्ट नंबर को एक साथ कैलकुलेट कर सकता है, उसे क्या कहेंगे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर। गाइस, वो सुपर कंप्यूटर है जो बहुत सारे नंबर को एक साथ कैलकुलेट कर सकता है, वो हमारा सुपर कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से। आपको मालूम है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन इतने टाइप में बांटा गया है। एक हमारा होता है इम्बेडेड कंप्यूटर। इम्बेडेड कंप्यूटर वो होता है जिसमें एक इनबिल्ट चिप लगा होता है और एक ही काम को रिपीटेड फॉर्म में करता है, जैसे हमारा कैलकुलेटर। ठीक है, जैसे हमारा कैलकुलेटर। ठीक है, ये एक टाइप होता है। दूसरा होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जैसे कि हमारा पीसी, जैसे कि हमारा लैपटॉप, जैसे कि हमारा टैबलेट। ये सब हमारा क्या है ना, ये सब हमारा है। इवन कि हमारा स्मार्टफोन भी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। तीसरा है मिनी। थोड़ी सी फंक्शनैलिटी जो है वो माइक्रो से ज़्यादा होगी, वो हमारा मिनी कंप्यूटर। बेसिकली जो नेटवर्किंग में इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है। एग्जाम्पल इसका है स्मॉल वर्क स्टेशन। स्मॉल वर्क स्टेशन जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, मिनी से आगे बढ़ा तो मामला हमारा आया मेन फ्रेम पे। मेन फ्रेम कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों। मेन फ्रेम वो कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, जो बैंक वगैरह में एज ए डेटा सर्वर इस्तेमाल किया जाता है। जो बैंक वगैरह में या किसी भी, जैसे हमारे स्टैटिकल डिपार्टमेंट जैसे हमारा जनगणना विभाग हो गया, वो सब जगह पे जो इस्तेमाल किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए, जिसमें बल्क अमाउंट ऑफ डेटा होता है, वो हमारा मेन फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है, यानी शॉर्ट अगर कहा जाए कि इनमें से किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो वो हमारा होगा मेन फ्रेम है, जिसकी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारा होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है, वो कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, वो हमारा सुपर कंप्यूटर कहा जाएगा। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल लाया जाता है। तो यही यहाँ पे पूछा गया था। ये सबका क्लासिफिकेशन भी मैंने बता दिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। दैट इज 1 बाइट में हमारे 8 बिट होते हैं। मैंने नंबर सीरीज की पूरी सीक्वेंस है वो मैंने इसी प्लेलिस्ट में शेयर कर दी है। आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं, आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे है विधिवत रूप में दिख जाएगी। ठीक है, बिट होता है, बाइट होता है, निबल होता है, किसकी क्या वैल्यू है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में, यानी कल के जो वीडियो अपलोड हुई थी, यानी डेज 1 वाले में, उसमें मैंने अपलोड, डेज 1 में सॉरी, जो 2018 का जो पेपर मैंने सॉल्व करवाया था उसमें आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर हिरार्की भी देख लेना। फिर भी अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा इसमें। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। USB is a common interface that enable the communication between device and a host controller such as a personal computer in USB stand for। USB एक कॉमन इंटरफेस है जो कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे USB में S का मतलब क्या होता है। गाइज, अगर मुझे USB के बारे में मतलब है तो S हम आसानी से बता सकते हैं। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, दैट मीन्स S स्टैंड फॉर सीरियल। USB दैट मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। Which process check to ensure the component of computer are operating and connecting properly। इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि सारे कंपोनेंट कनेक्टेड हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटिंग। गाइस, कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया को भी बूटिंग कहते हैं, दोनों सेम चीज़ ही है। बूटिंग में क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी है, जैसे बायोस, पोस्ट, लोडर, किसका क्या फंक्शन होता है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो वहाँ पे मैं दोबारा डिस्कस करने टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो बूटिंग के सीक्वेंस जरूर देख लेना, मैंने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे हमारा बूटिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी
विच आर द फॉलोइंग यूज बिटवीन ओपन प्रोग्राम। गाइज अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे पास मल्टीपल विंडोज है वो ओपन है, वहाँ अगर मुझे स्विच करनी है तो मैं इनमें से कौन सा शॉर्टकट किसका उपयोग करूँगा। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करता हूँ। गाइज अगर मैंने अल्ट टैब करी है, अगर मैंने अल्ट टैब किया है तो चीज़ें यहाँ पे क्या स्विच हो रही है। तो अल्ट टैब होता है जो मल्टीपल विंडोज़ को स्विच करने में इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस डॉस कमांड फाइल। एमएस डॉस में चूंकि आपको मालूम है एमएस डॉस एक आपका CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सारा काम जो होता है वो कमांड वाइज होता है। तो उसमें कमांड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? द आंसर विल बी .com। .com है वो हमारा कमांड फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI बेस्ड है। इसी तरह हमारे पास जो विंडोज़ है, हमारे पास जो एंड्रॉइड है, ये सारा भी एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा GUI बेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WRM is a data storage technology that prevent the drive from erasing the data. What is the full form of WRM? WORM का full form क्या होता है? Guys, WRM का full form होता है write once read many. Anywhere there? Write once read many. That is the full form of WORM. Write once read many. Which among the following is a language used in a computer that is a very similar to the language of human and easy to understand? इनमें से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन आसानी से समझ सकता है और वो ईजिली होता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की तरह, यानी जो भी लैंग्वेज हम आसानी से समझ सकते हैं उसी की तरह होता है और इंसान इसे आसानी से समझ सकता है। द नेम इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, जैसे C++, जावा, ये सब हमारा हाई लेवल है। देखो यार लैंग्वेज ना बेसिकली दो कैटेगरी पे, एक होता है हमारा लो लेवल और दूसरा होता है हमारा हाई लेवल। लो लेवल में बेसिकली हमारा मात्र दो ही आता है, एक मशीन लैंग्वेज आता है जिसको 0-1 में लिखा जाता है, एक हमारा असेंबली लैंग्वेज आता है। ठीक है, जैसे सम, असेंबली लैंग्वेज सम हो गया, लोड हो गया, ऐसे कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी लैंग्वेज है वो सब हमारा हाई लेवल कहा जाता है। एक्सेप्शनल याद रखिएगा, हमारा C जो है वो हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज है। C हमारा क्या है? वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है। क्लियर है? एक्सेप्शनल वैल्यू ही याद रखें। तो लो लेवल में कौन है? मशीन, असेंबली, रेस्ट ऑल आर द एग्जांपल ऑफ HL। लो लेवल क्या है? कंप्यूटर आसानी समझ सकता है, हाई लेवल ह्यूमन आसानी समझ सकता है। ये हमारा क्या होता है? हार्डवेयर फ्रेंडली होता है, ये मेरा यूजर फ्रेंडली होता है। बस ये कुछ डिफरेंसेस भी याद रखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लो लेवल क्या है? हार्डवेयर फ्रेंडली है, ये 0-1 को आसानी समझ सकता है, ये हम कह सकते हैं कि ठीक है। और हाई लेवल क्या है? तो ये यूज़र फ्रेंडली होता है, इसे ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, यहाँ पे ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। विच आर द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए अप्रोप्रिएट इस्तेमाल किया जाता है? द राइट आंसर विल बी स्प्रेडशीट। गाइस स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल हमारा जो है वो इसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए। याद रखिएगा, एक्सेल इज द एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट का उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, ग्राफिक्स पैकेज डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की बात करें तो MS वर्ड जो हमारा है वो इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, स्लाइड प्रेजेंटेशन में बात करें तो हमारा पावर पॉइंट है वो इस कैटेगरी में आता है, पावर पॉइंट जो है वो हमारा इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, डेटाबेस का एग्जांपल हमारा MS एक्सेस हो गया, MS एक्सेस हो गया, ओरेकल हो गया, ये सब हमारा इसके एग्जांपल में आ जाता है। MS एक्सेस हो गया, ओरेकल, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द what is the sequence of event that occur in the computer when is interpreting and execution and instructions known as? जब हमारा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, कोई इवेंट अकर होगा, वो फॉर्म्ड होगा, वो प्रोसेस होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये सारे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये सारे प्रक्रिया को क्या कहा दोस्तों से हम लोग क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, वर्किंग साइकिल, मशीन साइकिल, या नॉन ऑफ दिस, उसे हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब आपको ना इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो सीक्वेंस होता है वो भी आपको याद रखना होगा कि क्या क्या आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमारा होता है। ठीक है, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या क्या सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल में वो भी याद रखिएगा। गाइस अगर मैं इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या आता है हमारा? तो जैसे सी बात है कि हमारा कोई डेटा जो होगा वो फैच होगा, डेटा हमारा फैच होगा, फैच के बाद हमारा क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, डेटा फैच होना, एग्जीक्यूट होना, और इसी फैच और एग्जीक्यूट में भी अगर कोई अदर प्रोसेस आ गया तो इंटरप्रेट भी होगा, इंटरप्शन भी यहीं पे हो जाता है, इंटरप्शन भी इसके साइकिल में आ जाता है। ठीक है, तो गाइज और एक हमारा इनडायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, दैट इज द सीक्वेंस, ये याद रखिएगा।
तो अगर मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करूँ तो हमारा क्या क्या होता है, हमारा फैच होता है, एग्जीक्यूट होता है, फैच होता है, एग्जीक्यूट होता है, डिकोड। एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। और फैच होगा यानी कि रिसीव करना, ठीक है, फैच हो गया। उसके बाद उसका काम होगा यानी कि डिकोड करना हो गया, फिर ठीक है। उसके बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बाद इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, और इसी बीच में हमारा क्या होगा, डिकोड के दौरान भी अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो इंटरप्शन भी यहीं पे होगा, ठीक है। ये हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, ये हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, ठीक है। क्लियर, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़े। Is a window utility program that located and eliminate unnecessary fragmented and rearrange files and unused to disk space to optimize operation। इनमें से कौन सा है जो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अननेसेसरी फाइल्स को is window utility program that locate and eliminate unnecessary fragment and rearrange field and unused to disk space to optimize operation। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन कहते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन है जो क्या करता है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, जैसे हमारा डिस्क क्लीनअप होता है, जब हमारा डिस्क बैकअप होता है, उसी तरह डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसका काम है अननेसेसरी फ्रैगमेंटेड को एलिमिनेट करना और फाइल को अरेंज करना। टेक्निकली ये करता क्या है गाइज, ये हमारा डिस्क है, डिस्क में क्या है, कुछ स्पेस यहाँ पर है, ये ब्लैंक है, फिर यहाँ कुछ डेटा है, फिर ये ब्लैंक है। कि इससे क्या होता है ना, ये स्पेस जो हमारा है वो अनयूज्ड है और अननेसेसरी, मतलब वेस्ट हो रहा है। तो जैसे हम डिफ्रैगमेंट करेंगे ये सारा क्या होगा, अरेंज हो जाएगा, ये हमारा सारा अरेंज होगा। डिफ्रैगमेंट करने से मुझे क्या होता है कि जो हमारा मेमोरी स्पेस है वो इंक्रीज कर रहा था। टेक्निकली ये होता है कि सारा फाइल अरेंज ऑर्डर में आ जाता है और मेरे को बता देता है कि कितना यूज्ड फाइल है और कितना अनयूज्ड स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये वाले से फाइल जो वो वेस्टेज जा रहा था, तो ये फ्रैगमेंटेड था, ये मेरा डिफ्रैगमेंटेड हो गया। दैट इज द यूज ऑफ डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। तो बेसिकली कह सकते हैं कि डिस्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, यानी मेमोरी स्पेस इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। उससे डिस्क क्लीनअप की अगर मैं बात करूं तो हमारा टेम्पररी फाइल है उसे डिलीट करने के लिए डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI ISO प्रोटोकॉल सूट। OSI ISO मॉडल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। OSI ISO में कितने लेयर्स होते हैं, देयर आर 7 लेयर, ठीक है। कौन कौन से लेयर है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का पेपर जो डिस्कस किया उसमें आप देख लेना, मैंने सबका नाम बता दिया, ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, ये सारे इसके हैं। नेक्स्ट, विच ब्राउजर इज इनबिल्ट ब्राउजर इन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में इनमें से कौन सा जो इनबिल्ट ब्राउजर है, गाइस हम लोग जब भी एंड्रॉइड का इस्तेमाल करते हैं इनबिल्ट ब्राउजर हमारा क्या है, गूगल क्रोम। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था विंडोज़ में कौन सा इनबिल्ट होता है, तो विंडोज़ में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इसी तरह आईफोन में हमारा सफारी होता है। तो ये हमारे इनबिल्ट ब्राउजर से भी आपको याद, कुछ ऐसे चीज़ें जो जनरल क्वेश्चन है, जनरल जीके भी हम लोग कह सकते हैं, उसी से ये क्वेश्चन रेज हो जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। विच की इज यूज टू स्ट्राइक थ्रो सेलेक्शन, इनमें से कौन सा है जो स्ट्राइक थ्रो सेलेक्शन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो स्ट्राइक थ्रो सेलेक्शन के इस्तेमाल में लाया जाता है। गाइज अगर मैं बात करता हूँ स्ट्राइक थ्रो सेलेक्शन के लिए, तो सबसे पहले मुझे ये जानना होगा स्ट्राइक थ्रू होता है क्या। गाइज अगर कोई आपने ये देखा होगा, ये वर्ड का फीचर है, आपने देखा कोई लाइन है ऐसा करके स्ट्राइक दिया रहता है, इसे स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। स्ट्राइक थ्रू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+5, ठीक है। शॉर्टकट की बहुत रेयर, मतलब नॉर्मल ऐसा नहीं कि पिछले 5 साल से जो शॉर्टकट की पूछे जा रहे थे वही है, सब नए नए शॉर्टकट कीज पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा आपको अपग्रेड शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करना होगा। तो याद रखिएगा अपग्रेड शॉर्टकट कीज जरूर कीजिएगा। मैं शॉर्टकट कीज पे भी एक वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। रेगुलर बस आपको बने रहना है। विच शॉर्टकट की यूज टू ऐड न्यू वर्कशीट, इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है जो नया वर्कशीट ऐड करता है। गाइज नया वर्कशीट कहने का मतलब है कि आपसे याद रखिएगा एक्सेल का जो सबसे छोटा पार्ट है वो सेल होता है, बहुत सारे सेल को जोड़ के हम लोग शीट बनाते हैं और बहुत सारे सेल को शीट को ऐड करके हम लोग वर्कबुक बनाते हैं। अब ये वर्कबुक क्या हो गया ना, यही फाइल हो गया, ठीक है। तो जनरली कहीं भी नया फाइल अगर ऐड होता है तो CTRL+N से होता है, CTRL+N से हो, कहीं से भी होगा, वर्ड का होगा, एक्सेल का होगा, पावरपॉइंट होगा, CTRL+N होगा। वही अगर नया सीट ऐड करना है तो नया सीट के लिए होता है Shift+F11। आपने याद रखा हो लास्ट एग्जाम में पूछा गया था पावर पॉइंट पे नया स्लाइड ऐड करने का, तो इस बार हो सकता है कि न्यूज़ वर्कशीट के बारे में पूछा जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे फिट किया। नया वर्कशीट ऐड करना है Shift+F11, नया वर्कबुक ऐड करना है Ctrl+N, ठीक है।
सारे वीडियो में ना कुछ लिंक होता है, आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो सब कुछ लिंक होता है, तो सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना लिंकअप होता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप सारे वीडियोज़ को जरूर देखेंगे, सिर्फ एक वीडियो पर डिपेंड नहीं रहना। इन एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड द सिलेक्शन कॉलम। अगर मेरे को सिलेक्शन किसी कॉलम को हाइड करना है तो कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल 0। वही अगर रो को करना है तो कंट्रोल+9 का उपयोग करेंगे, ठीक है। What does EXT इंडिकेटर ऑन स्टेटस बार ऑफ MS वर्ड इंडिकेटर। EXT इंडिकेटर जो होता है स्टेटस बार में नीचे होता है MS वर्ड में, वो क्या इंडिकेट करता है गाइज, ये इंडिकेट क्या करता है, इट इंडिकेट वेदर द एक्सटर्नल टेक्स्ट इज पेस्टेड ऑन डॉक्यूमेंट और नॉट, जी नहीं। इट इंडिकेट वेदर एक्सटेंडेड एडॉन्स और इंस्टॉल ऑन MS वर्ड और नॉट, जी नहीं। इट इंडिकेट वेदर एक्सटेंड सिलेक्शन मोड इज टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, ऑप्शन नंबर सी इज द नो, ठीक है। एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड मेरा ऑन है या ऑफ, ये मेरे को बताता है कौन, EXT इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट अप द ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन क्या सेट कर सकते हैं गाइस, ड्रॉप कैप में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन है वो 10 सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे को ये समझना होगा ड्रॉप कैप के होता है क्या। ड्रॉप कैप होता है अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपने देखा होगा कि कभी न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा होता है, यानी फर्स्ट लेटर होता है वो बहुत कैपिटल होता है, तो इससे हम लोग ड्रॉप कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप। बेसिकली ड्रॉप कैप क्या होता है कि आपका एक फॉन्ट एक लेटर होता है जो लार्ज होता है कंपेयर टू ऑल वर्ड। तो इसका क्या ना एक लिमिट है कि अगर डिफ़ॉल्ट अगर मैं बात करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट ये 3 लाइन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और मैक्सिमम अगर हम लोग कर सकते हैं तो मैक्सिमम 10 लाइन तक इसे भी लार्ज कर सकते हैं, तो इसलिए आंसर हमारा हो गया 10, ठीक है। क्या है ड्रॉप कैप, अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्टकट की यूज टू यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल। इनमें से कौन सा है जो कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट करने के इस्तेमाल में लाया जाता है। अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और सी, कंट्रोल शिफ्ट और सी है वो इसका इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी वो अल्ट कंट्रोल सी है, अल्ट कंट्रोल सी है जो हमारा कॉपीराइट सिंबल के इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल। फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है गाइस, मिनिमम फॉन्ट साइज 788 होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैक्सिमम हमारा 72 होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है डिफ़ॉल्ट 11 होता है, डिफ़ॉल्ट 11 होता है। वही अगर आपसे कस्टमाइज फॉर्म में पूछा जाए कस्टमाइज फॉन्ट साइज कितना होता है तो 1638 होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 8 and 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following is the graphic solution of for word processor। वर्ड प्रोसेसर दैट मीन्स MS वर्ड का ग्राफिक सॉल्यूशन, यानी कि हमें इमेजेस वगैरह मिल जाते हैं, बहुत सारे कार्टून्स वगैरह मिल जाते हैं, वो कौन से टूल्स में मिलते हैं दोस्तों, वो हमें क्लिप आर्ट में मिलते हैं। क्लिप आर्ट और क्लिपबोर्ड अलग अलग टर्म है, कंफ्यूज मत होइएगा। मुझे ग्राफिक्स चाहिए यानी इमेजेस चाहिए तो मुझे क्लिप आर्ट में मिल जाएगा। क्लिपबोर्ड क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ हम लोग कट करते हैं और पेस्ट करते हैं तो कट और पेस्ट का जो बीच का जो कंटेंट होता है वो मेरा कहाँ स्टोर होता है, वो क्लिपबोर्ड में होता है। तो क्लिपबोर्ड बेसिकली एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, जबकि क्लिप आर्ट क्या है, तो हमारा एक फोल्डर है जिसमें सारे ये ग्राफिक सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्टेड। अगर F8 को हम लोग 3 टाइम्स प्रेस करते हैं तो मेरे को क्या सेलेक्ट होता है गाइस, इससे हमारा एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। गाइस सबसे पहले मुझे ये समझना होगा हेडर फुटर क्या होता है। ये आपने देखा होगा किसी भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में टॉप और बॉटम में कुछ कॉमन कंटेंट होते हैं। कॉमन कंटेंट एट एवरी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एट टॉप एंड बॉटम इज नॉन एज अ हेडर एंड फुटर। तो बेसिकली इसका काम क्या है, टू अलाउ पेज एंड फुटर अपीयर्स ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड। हम लोग जब प्रिंट करते हैं तब इसकी जरूरत यूज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, वैसे सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में इसकी कोई यूजेस नहीं होती, इसलिए हम लोग कहते हैं यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हेडर फुटर। तो यही याद रखिएगा हेडर फुटर क्या है, कॉमन कंटेंट जो टॉप और बॉटम में होता है, ठीक है। यू कैनॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय। किसी भी MS वर्ड एप्लीकेशन को इनमें से कौन सा ऑप्शन का उपयोग करके हम लोग क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो चूजिंग फाइल मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू प्रेस, इससे हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। क्लोज सब मेन्यू कुछ होता ही नहीं, तो ये इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। फ्रॉम फाइल मेन्यू चूज क्लोज, वहाँ एग्जिट होता है, क्लोज नहीं होता, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट, वाई ड्रॉप कैप आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर, जी नहीं। टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विच कैपिटल लेटर, जी नहीं। टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Nowadays, wishing has become a criminal practice of using social engineering over which of the following. विशिंग जो एक क्रिमिनल प्रैक्टिस है, जो सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करता है, ये कहाँ इस्तेमाल में लाया जाता है? बेसिकली ये मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया जाता है। गाइस, दो तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी होता है, एक विशिंग होता है और एक हमारा फिशिंग होता है। आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ट्रैप किया जाता है। ट्रैप क्या किया जाता है? आपको फंसाया जाता है। आपके पास, आपने देखा होगा, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। अगर आपको कॉल के थोड़ा ट्रैप किया जाता है, आपको फ़ोन आता है कि आपकी लॉटरी लग गई, आप अपना एटीएम का पिन दे दो। तो अगर आपको ट्रैप किया जाता है बाय कॉल तो वो विशिंग है, और बाय ईमेल अगर आपको ट्रैप किया जा रहा है या बाय वेब आपको ट्रैप किया जा रहा है तो वो हमारा फिशिंग है, ठीक है। आपके ईमेल में आ जाता है, आपसे पर्सनल डिटेल मांगा जाता है, बोला जाता है आपको लॉटरी लग गई, तो वो हमारा फिशिंग है। लेकिन वही काम अगर बाय कॉल किया जा रहा है तो वो हमारा विशिंग है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विशिंग एंड फिशिंग। याद रखिएगा, अगर आपको ट्रैपिंग किया जा रहा है वेब के द्वारा तो फिशिंग है, बाय कॉल के द्वारा तो विशिंग है। The term good put, throughput, maximum throughput और most closely associated with on the following computer. Good put, throughput, maximum throughput है वो किससे रिलेटेड है? बिट रेट्स, रिस्पॉन्स रेट। गाइस, ये बेसिकली ना डेटा ट्रांसफर रेट से रिलेटेड है, तो ये हमारा बिट रेट ही होगा। बेसिकली इस्तेमाल में हम लोग इंटरनेट का स्पीड इस्तेमाल करते हैं कि हमारा 5 Mbps का स्पीड है, 10 Mbps का स्पीड है, तो ये इसका थ्रूपुट ही हो गया ना भाई, कि ये इसका ये थ्रूपुट जा रहा है। मैक्सिमम थ्रूपुट वो 50 Mbps तक देता है, दैट इज द थ्रूपुट, ठीक है। तो वो क्या है? बेसिकली बिट रेट ही बताता है, यानी अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज नॉन एज ए बिट रेट, ठीक है। अब उसकी जो क्वालिटी वही बता रहा है कि अच्छा है तो गुड पुट हो गया, थ्रूपुट हो गया, मैक्सिमम थ्रूपुट हो गया, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज नॉन एज ए बिट रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड IEEE 802.3 स्पेसिफिकेशन। IEEE 802.3 स्पेसिफिकेशन है वो किसका होता है? ब्लूटूथ का, इथरनेट का, वाईमैक्स का, ऑल ऑफ दैट। राइट आंसर विल बी, ये हमारा होता है इथरनेट का। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है जो हर इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइस को दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा 802.3 ये किसके लिए? इथरनेट का हो गया, यानी लैन के लिए हो गया। उसी तरह अगर मैं बात करूं 802.11 तो वो किसका होता है? वो वाईफाई का होता है। उसी तरह मैं बात करूं 802.15 ये किसका होता है? तो ये ब्लूटूथ का होता है। ऐसे 802. स्टैंडर्ड बहुत सारे के, वो आपको याद रखना। 802.16 के किसका होता है? वायरलेस मैन का होता है, वायरलेस मैन का होता है। तो ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर रजिस्टर्ड मेजर्ड। रजिस्टर को कैसे मेजर किया जाता है? नंबर प्रोग्राम, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ अकरेंस, नंबर ऑफ रेफरेंस बिट। तो उसको मेजर किया जाता है नंबर ऑफ बिट्स से। रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर को कैसे मेजर किया जाता है? तो गाइज याद रखिएगा, नंबर ऑफ बिट्स से उसको मेजर किया जाता है। बेसिकली ये कहाँ यूज़ होता है? रजिस्टर बेसिकली CPU में इस्तेमाल होता है। CPU में 3 पार्ट होता है, एक ALU, दूसरा CU और तीसरा MU। MU के फॉर्म में यहाँ पे रजिस्टर ही इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इंस्ट्रक्शन को टेम्परली स्टोर करता है, वो रजिस्टर है। इसकी जो कैपेसिटी होती है बेसिकली केबीज में ही होती है, तो यही रजिस्टर है। नंबर ऑफ बिट्स पे इसे मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल यूज ऑफ होम थिएटर पीसीज। होम थिएटर पीसी का पॉसिबल यूज है, जाहिर सी बात है, अगर होम थिएटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? वीडियो रिकॉर्डर पे ज़्यादा काम करेंगे ना, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है। तो ये डिजिटल वीडियो व्यूअर्स भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो ऑल ऑफ द अबव कह सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। सारा आ जाएगा। कवरेज डिवाइस के लिए भी कर सकते हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर के लिए, फोटो व्यूअर के, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। होम थिएटर का इस्तेमाल क्या है? आपके घर में है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इन द CPU। CPU के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट हाई स्टोरेज स्पीड एरिया कौन है? वो हमारा रजिस्टर है। आपको मैं बता दूं कि मेमोरी हिरार्की याद रखिएगा। CPU होता है, CPU के जस्ट नीचे कैच इज मेमोरी, कैच के जस्ट नीचे रैम, रैम के जस्ट नीचे हमारा हार्ड डिस्क। मैंने मेमोरी वीडियोस पढ़ाया है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी का वीडियो मैंने बना दिया है। CPU के अंदर हमारा क्या है? रजिस्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ कि अगर नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, और ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं तो मेरी क्या होगी? कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ेगी, ये याद रखिएगा। यानी कि रजिस्टर की स्पीड ज़्यादा है कैचेस के कंपेयर में, कैचेस की स्पीड ज़्यादा है रैम के कंपेयर में, रैम की स्पीड ज़्यादा है हार्ड डिस्क के कंपेयर में। उस तरह कैपेसिटी की बात करूँ तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज़्यादा है रैम के कंपेयर में, रैम की कैपेसिटी ज़्यादा है CM के कंपेरिजन में। तो ये याद रखिएगा, रजिस्टर फास्ट है कंपेयर टू CM, CM फास्ट है कंपेयर टू रैम, रैम फास्ट है कंपेयर टू हार्ड। उसी तरह कैपेसिटी की बात, आंसर हमारा हो गया रजिस्टर। नेक्स्ट, विच आर फॉलोइंग इज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी। इनमें से कौन सा है जो मुझे हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर दे, यानी प्रिंटेड फॉर्म? वो हमारा प्रिंटेड हो गया।
वही अगर आपको सॉफ्ट कॉपी पूछा जाए, सॉफ्ट कॉपी कौन प्रोवाइड करता है दोस्तों? सॉफ्ट कॉपी हमारा स्कैनर प्रोवाइड करता है। विच द फॉलोइंग सर्व एज अ बोथ एज इनपुट आउटपुट, इनमें से कौन सा है जो बोथ इनपुट आउटपुट की तरह काम करता है? गाइस इसमें सारा है जो इनपुट आउटपुट की तरह काम करेगा। बेसिकली जितने भी स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव की बात करूँ, सीडी की बात करूँ, वो सब हमारा बोथ की कैटेगरी में आता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस जितना है वो दोनों इनपुट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटपुट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा मॉडेम भी है, वो भी हमारा आता है इनपुट आउटपुट दोनों में। हमारा डिजिटल कैमरा है, वो भी इनपुट आउटपुट दोनों में आता है, डिजिटल कैमरा। हमारा हेडफोन जो इस्तेमाल करते हैं वो भी आता है, ईयरफोन बेसिकली। और इसके अलावा हाँ, ईयरफोन हो गया, मॉडेम हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, स्टोरेज डिवाइस जितना है, पेन ड्राइव, फ्लैश, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, ये सब हमारा इनपुट आउटपुट दोनों में आता है। व्हाट आर द बेसिक फंक्शन एलिमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं? इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट, मेन मेमोरी, ऑल ऑफ द कंट्रोल यूनिट एंड एलयू, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। बेसिक फंक्शन क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर का? इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है और स्टोरेज होता है। आईपीओएस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं। तो ये सब इसमें कवर हो गया, इसलिए आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव हो गया। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आज का टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस हो गया। फिर कल आपको टॉप 30 टिल एग्जाम से मैं रोजाना यहाँ पे 30 क्वेश्चन का सीरीज और बीच बीच में टॉपिक का, प्रीवियस ईयर पेपर का ये भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो अगर रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर अच्छा लग रहा है कि नहीं ये बेनिफिशियल वीडियोस है तो अपने दोस्तों और कलीग के साथ भी शेयर करो। आप जिस भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हो वहाँ पे भी आप शेयर करो। ठीक है, ऊपर में सब्सक्रिप्शन बटन, नीचे सब्सक्रिप्शन बटन है, उस पर कर दो, बेल आइकन पर टिक कर दोगे तो रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको बैचेस के बारे में जानना है तो बैचेस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको नोट इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, फेसबुक पेज में जुड़िए जहाँ पे आपको अपकमिंग क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबसे आप जुड़ जाइए, आपको सब कुछ यहाँ पे डे बाय डे मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलता है अगले वीडियो में। और तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अगर नहीं किए तो सबसे बड़ा गुनाह है, और शेयर भी ज़रूर कर देना। बाय बाय।